हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो हम लोग जो है आज का ये जो वीडियो रखे हैं इसमें जो है हम लोग 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, दो प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को जो है हम लोगों ने सॉल्व किया था और उसी में हमारा टाइम जो है काफ़ी टाइम लगा, जिसकी वजह से उसमें आप लोग को अच्छे से समझाने के वजह से जो है हम लोग पूरी प्रश्नावली जो है उसको ख़त्म नहीं कर पाए थे। तो अब जो है हम लोग इस सेक्शन में यानी कि इस वाले भाग में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 4.2 को पूरी तरह जो है खत्म कर सकते हैं। तो आप लोग जहां से स्टार्ट किए थे, क्योंकि पिछला जो हम लोग का यानी क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें उदाहरण जो 2 नंबर था, उदाहरण 2 से जो है सवाल को हल करना था। 2 स्थिति थी, उस स्थिति को समीकरण बनाकर समझाने में आपको काफी समय लगा था। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्नावली में आपको पता है कि कुल कितने प्रश्न है, 6 प्रश्न हैं। तो 6 प्रश्नों में हम लोग 2 प्रश्न कर चुके हैं, 4 प्रश्न बचे हैं। चारों प्रश्न यानी कि बहुत ही आसान हैं। 2 प्रश्न तो यानी कि आप देख रहे हैं छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन छोटे छोटे हैं लेकिन इनको समझना पड़ेगा और ऐसे प्रश्न जो है आपको परीक्षा में जो है दिख जाएंगे, क्योंकि आप सेट उठाएंगे तो ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को आज हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, आप लिखा है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182 हो। यानी कि ऐसी 2 संख्याएं हमें ज्ञात करनी है जिनका योग कितना हो, 27 हो। ऐसी 2 संख्या हो जिनको जोड़ने पे 27 है और उनका गुणनफल करने पे कितना आ जाए, 182 हो। ऐसा हमें जो है संख्या ज्ञात करके बतानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो मान्यता लेंगे संख्याओं की। तो हम मान लेंगे इसमें 2 संख्या है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या होगी। तो इसको हम लोग लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x। हमने मान लिया कि हमारे पास जो संख्या है पहली वो क्या है, x है। तो आपको पता है कि 2 संख्याओं का योग कितना कह रहा है, 27 है। तो अगर पहली संख्या हम x मान लिए हैं तो दूसरी संख्या क्या होगी, योग में से पहली संख्या को घटा देते हैं तो दूसरी संख्या निकलती है। ये बात हम आपको पहले समझा चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तब दूसरी संख्या बराबर, अगर पहली संख्या आपको पता है और योग पता है, 2 संख्याओं का योग पता हो और पहली संख्या पता हो, तो दूसरी संख्या आप कैसे निकालते हैं, योग में से पहली संख्या को घटा देते हैं तो दूसरी संख्या निकलकर आ जाती है। जैसे एक बार और हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको ये पता चला कि मान लीजिए कोई 2 संख्या है, उन 2 संख्याओं का योग जो है आपको बता दिया गया कि योग है 8 और उसमें से ये बताया जा रहा है कि एक संख्या है 5, यानी कि पहली संख्या क्या है 5, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आप कहेंगे दूसरी संख्या सर 3 होगी। तो ये 3 कैसे निकला, यानी कि गणित का कौन सा नियम लगा, किस नियम से यानी कि ये 3 हम निकाले हैं। तो यहां पर आप बताएंगे सर 8 में से 5 को हटा देंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, योग है 8, तो 8 में से हम किसको घटा दिए, 5 को घटा दिए। तो 8 में से 5 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 3। तो इस तरह से आप समझ पा रहे हैं कि योग जो दिया हो और पहली संख्या आपको ज्ञात हो, तो योग में से अगर पहली संख्या को घटा दिया जाए तो दूसरी संख्या निकलकर आती है। तो इसी तरह से इस प्रश्न में कह रहा है 2 संख्याओं का योग कितना है, 27। तो 2 संख्या है आपके पास, इन 2 संख्याओं का योग कितना दिया है, 27, और उसमें से पहली संख्या भी हमें नहीं पता है। तो हमने मान्यता ये लिया कि पहली संख्या क्या है, x है। तो जैसे ही पहली संख्या x लिए तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, योग में से पहली संख्या को घटाएंगे। तो योग कितना है आपके पास, 27, और पहली संख्या कौन है, x। तो योग में से पहली संख्या को घटा दिए तो दूसरी संख्या क्या निकल कर आती है, 27 माइनस x। तो इसी के नियम से हम लोग दूसरी संख्या क्या लिख लेंगे, 27 माइनस x। अब बात आपको क्लियर हो चुका होगा, अब आप इस बात को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अब पहली संख्या और दूसरी संख्या तो हम मान्यता के रूप में हमने ले लिया है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको समझा दिया गया है कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, 27 माइनस x है। अब प्रश्नानुसार ये बताया जा रहा है, कह रहे 2 संख्याओं का योग 27 है, जिनका योग 27 है और उनका गुणनफल कितना, 182 है। तो यही 2 संख्याएं, इन दोनों का गुणनफल कर देंगे तो 182 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार इन दोनों का गुणनफल, तो x गुणे 27 माइनस x बराबर 182। आप इस
समीकरण को पहचान पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे, क्योंकि प्रश्न में ऐसा जिक्र किया है कि दो संख्याओं का गुणनफल करने पे कितना आना चाहिए, 182। तो दो संख्या हमने बना लिया है, अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दिए तो कितना आ गया, 182। अब यहाँ पे आप गणित के नियम का प्रयोग करके यहाँ पे गुणा कराइए। तो x का गुणा 27 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 27x, फिर माइनस x का गुणा x में हो जाएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर, पूरे का बराबर हो जाएगा आपका 182। अब आपको पता है पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर वाला पद पहले होना चाहिए, तो माइनस x स्क्वायर और धन 27x, और इसको इधर लेकर पक्षांतर करेंगे तो 100 माइनस 182 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, 0। आपको पता है कि पहला अगर माइनस हो तो सबका चिन्ह क्या करेंगे, बदल देंगे। तो x स्क्वायर माइनस 27x और धन 182 बराबर कितना हो गया, 0। तो इसे क्या कीजिए, गुणनखंड विधि से इसे हल करिए और हल करके आप जो है x का मान निकालिए, और x का मान निकालकर जो है द्विघात समीकरण के रूप में, यानी कि ये है, इसे आपको पता है द्विघात समीकरण को कैसे हल करना है, तो आप इसे हल करके x का मान निकाल सकते हैं। और x का मान निकालकर क्या करेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या बनाएंगे, तो x का जो मान आएगा तो एक पहली संख्या हो जाएगी, फिर दूसरी संख्या आप निकाल सकते हैं। तो इसे जो है क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है कुछ बच्चे हैं जो नहीं कर पाएंगे, उनके लिए जो है हमें बताना पड़ेगा। तो हम बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए इसका गुणनखंड करते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 27 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने पे जो है 27 आ जाए और गुणा करने पे 182 आ जाए। तो 182 का ही अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 182 का अभाज्य गुणनखंड करें, 2 से कटेगा 9, 1, 2 9 18 और 2 एकम 2, ये 7 से कटेगा, तो 7 एकम 7, 7 तरीके कैसे 13 से कटेगा। तो इसे कैसे किया जाए, और इन दोनों का गुणा कर देते हैं, 2 का 7 में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 14, और ये कितना है 13। तो 14 और 13 आपका जो है पर्याप्त रहेगा, क्योंकि 14 और 13 को जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा और गुणा कराएंगे तो 182 आ जाएगा। तो चलिए हम इसी तरह से सेट करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 14 धन 13, यक्स धन हो जाएगा आपका 182 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसमें जो है गुणा कराएंगे यक्स से, तो माइनस 14x और माइनस, ये सामने माइनस होता अंदर का चिन्ह बदल देगा इसको, 13x और धन हो जाएगा 182 बराबर हो जाएगा 0। तो इस तरह से जो है यहाँ पे इन दोनों में कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या बन जाएगा आपका, x स्क्वायर माइनस, सॉरी कॉमन लिया जाएगा, तो कॉमन जो है हमारा क्या बन रहा है, x बन रहा है, तो x माइनस हो जाएगा 14, फिर माइनस 13 यहाँ पे कॉमन बनेगा, तो 13 से 13 को भाग देंगे केवल x बचेगा, माइनस प्लस माइनस का भाग होगा तो माइनस, 13 से इसमें 182 में भाग देंगे तो 14 आ जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो एक कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 14 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। तो इस तरह से हम लोग गुणनखंड कर चुके हैं। अब गुणनखंड करने के बाद से जो है x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, या तो इसके बराबर 0 होगा या तो इसके बराबर 0 होगा। तो इन दोनों में से किसी एक के बराबर 0 लेंगे, तो हम सबसे पहले दोनों के बराबर 0 लेंगे। कैसे लेंगे, x माइनस 14 बराबर 0, फिर लिख देंगे या x माइनस 13 बराबर 0, या तो इसके बराबर 0 होगा तो या तो इसके बराबर 0 होगा। दोनों में से किसी एक के बराबर 0 होगा, तभी तो इन दोनों का गुणनफल 0 आया है। तो यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो x का मान निकल कर आ जाएगा 14, यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो x का मान निकल कर आ जाएगा 13। तो कोई एक मान लिया जाए, x का कोई एक मान लिया जाए। तो चलिए 14 के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, लिखेंगे अब x बराबर 14 लेने पर, x का मान हम 14 ले रहे हैं, ठीक ना। तो x का मान 14 लेने पर तब पहली संख्या हम किसे माने थे, x को, पहली संख्या x है तो x का मान हम क्या ले रहे हैं 14, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी। और दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 27 माइनस 14, तो 27 में से 14 घटाया जाएगा तो क्या हो जाएगा 13, ठीक है। आप देख पा रहे हैं जब हमने x का मान 14 लिया है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 14 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 13। और यदि x बराबर 13 लिया जाए, x बराबर 13 लेने पर x का मान 13 भी हम ले सकते हैं। तो जब x का मान 13 लेंगे तो पहली संख्या हमारी क्या निकल कर आएगी, पहली संख्या बराबर हो जाएगी 13 और दूसरी संख्या
दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी 27 माइनस 13, तो बराबर हो जाएगा 14। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल कर आ चुका है। अगर यक्स का मान यहाँ पे 2 यक्स के मान निकले, एक 14 है और एक 13 है, तो अगर पहली संख्या को 14 लेंगे तो दूसरी संख्या 13 हो जाएगी, अगर पहली संख्या को 13 लेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग इस समस्या को जो है सॉल्व कर चुके हैं। ऐसी दो संख्याएं हम ज्ञात कर चुके हैं। वो दो संख्याएं क्या हैं, 13 और 14 हैं। इन दोनों का योगफल 27 आएगा और इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 182। आपके सामने है, आप गुणनफल करके देख सकते हैं। 13 और 14 का गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 182, और 13 और 14 का योगफल कितना हो जाएगा, 27। तो ये जिन दो संख्याओं का जिक्र कर रहा था उन दोनों संख्याओं को हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो इस प्रकार जो है ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले प्रश्न के लिए आते हैं, प्रश्न नंबर 4 के लिए आते हैं। तो आपके प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 4 का कहना यह है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो अब जो है इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग ये लगाना है। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। इस तरह से धनात्मक पूर्णांक यानी कि जो है क्रमागत है, वो भी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है हमें जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। तो आपको पता है धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, यानी कि जो प्राकृतिक संख्या होती है उसी को हम लोग धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। धनात्मक पूर्णांक जो है आपका 1 से शुरू होता है और अनंत तक, इनफाइनाइट तक जो है चला जाता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, तो जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूं। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर करके जो है आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, क्रमागत, यानी कि ये क्रम से है। 1 के बाद 2 ही आएगा, 1 और 2 के बीच में कोई दूसरा धनात्मक पूर्णांक नहीं आएगा। 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 2 और 3 के बीच में कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं आएगा। तो ये जो 1 के बाद दूसरा जो आ रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमागत। तो इन दोनों के बीच में क्या है, 1 का अंतर है, यानी कि 1 में 1 जोड़े हैं तब जाके 2 आया है, फिर 2 में 1 जोड़े हैं तो 3 आया है, 3 में 1 जोड़े हैं तो क्या 4 आया, 4 में 1 जोड़ दिए तो 5 आया, 5 में 1 जोड़ दिए तो 6 आ गया। तो इससे ये ज्ञात होता है कि अगर हमें अगला धनात्मक संख्या निकालना है तो हमें क्या करना है, संख्या को 1 क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे कि मान लीजिए 6 का अगला क्रमागत संख्या धनात्मक निकालना चाहते हैं तो 6 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। तो कोई भी अगला धनात्मक यानी कि क्रमागत धनात्मक संख्या निकालना हो तो आपको 1 क्या करना पड़ेगा, उसमें बढ़ाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इसी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे मान्यता लेंगे, हल करेंगे। तो हल में लिखेंगे माना पहली क्रमागत माना पहली क्रमागत धनात्मक संख्या बराबर x। हमने मान लिया है कि माना पहली क्रमागत धनात्मक संख्या क्या है, यक्स। अगर पहली क्रमागत धनात्मक संख्या यक्स है तो दूसरी क्या होगी, इसमें 1 बढ़ा देंगे तो हमें दूसरा क्रमागत धनात्मक मिल जाएगा। तो यहां पे लिख लेंगे तब दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यक्स धन 1। बात आप समझ पा रहे होंगे कि पहली क्रमागत धनात्मक संख्या हमें पता ही नहीं है क्या है, तो हमने मान लिया उसको यक्स। तो अगला इसका ठीक क्रमागत क्या होगा, इससे 1 अधिक होगा, तो इससे 1 हमने क्या किया, अधिक कर दिया, क्योंकि 1 बढ़ाने पे ही तो अगला निकल कर आएगा। तो अगला जो है हमने यक्स में 1 जोड़ दिया तो अगला क्रमागत धनात्मक संख्या हो गया। तो दो क्रमागत धनात्मक संख्या की मान्यता हम ले चुके हैं। अब प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो इनके वर्गों का योग कर देंगे तो 365 हो जाएगा। देखते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नानुसार ये कहा कि इनके वर्गों का योग यानी कि x² + x + 1 का स्क्वायर। देखिए इन दोनों क्रमागत यानी कि धनात्मक क्रमागत संख्याओं का वर्ग हम कर लिए और उनका योगफल कर दिए। तो कितना होना चाहिए, 365 होना चाहिए। चलिए 365 कर भी दिए। अब इसको जो है आप द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है उसमें क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो x² जैसे वैसे लिख लीजिए धन, इसका प्रसार करेंगे a + b का होल स्क्वायर है तो इसका प्रसार करेंगे तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर 1 हो जाएगा, +2ab यानी कि 2x = 365
65। इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों का जोड़ जो है आपका हो जाएगा 2x के घात 2 और धन यहाँ पे हो जाएगा 2x और धन 1 है, इसको लेकर आएंगे तो इधर हो जाएगा -365 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2x² प्लस 2x और -364 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। अभी भी इसको थोड़ा सा इस समीकरण को छोटा किया जा सकता है क्योंकि यह भी 2 से कटेगा, यह भी कटेगा और यह भी कटेगा, तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से भाग दे देंगे तो ये केवल बन जाएगा x² धन, इसमें 2 से भाग देंगे ये केवल x हो जाएगा, फिर माइनस इसमें 2 से भाग देंगे 2 1 कम 2 2 8 16 और यहाँ पर हो जाएगा 2 और बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका कितना आ गया 182, यहाँ पर भी 182 आ जाता, तो घटाने पे हमें कितना लाना है 1 और जोड़ने गुणा करने पे कितना लाना है 182। तो इसी पे सेट करेंगे 14 माइनस 13 पे, 14 माइनस 13 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और 14 गुणे 13 कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। तो इसी पे हम लोग इसको सेट करने वाले हैं। देखिए यहाँ से जो है x² जैसे x² ही लिखेंगे, फिर उसके बाद से प्लस है तो प्लस लिखेंगे, x के सामने 1 है तो 1 को ऐसे तोड़ेंगे हम लोग, लिखेंगे 14 माइनस 13, 14 में से 13 घटेगा तो क्या हो जाएगा 1 और x के जहाँ पे x लिख देंगे, फिर -182 बराबर क्या कर देंगे 0। आप देख पा रहे हैं सेट हो गया, गुणा करने पे 182 और घटाने पे 1, तो x² धन गुणा कराएंगे हो जाएगा 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या बन रहा है x बन रहा है, तो x 1 बचेगा धन 14 बच जाएगा, फिर माइनस इन दोनों में क्या कॉमन बन रहा है -13 बन रहा है, तो -13 से -13 कटा x होगा, माइनस माइनस का भाग प्लस हो गया, 13 से भाग देंगे आ जाएगा 14 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x धन 14 और दूसरे वाले ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 13 बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ पर एक बार क्या करेंगे x धन 14 बराबर 0 लेंगे, फिर लिख देंगे या x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ पर x का मान जो निकल कर आएगा वो हो जाएगा -14 और यहाँ पे x का मान जो निकल कर आएगा वो हो जाएगा आपका 13। तो इस तरह से जो धनात्मक मान ही तो लेंगे, यानी कि जो भी यहाँ पे है लिखा है पहली क्रमागत धनात्मक संख्या, तो पहली क्रमागत धनात्मक संख्या तो धनात्मक संख्या 13 ही होगी, ये तो ऋणात्मक संख्या है ना, तो धनात्मक संख्या 13 होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग अतः अभिष्ट नहीं पहली क्रमागत धनात्मक से, हाँ लिख देंगे अतः पहली क्रमागत धनात्मक संख्या बराबर x मान है तो x का मान है यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग 13 लेंगे, फिर लिखेंगे और दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या बराबर कितना है x धन 1, तो x का मान क्या है 13 और धन 1 तो हो जाएगा आपका 14। तो दो क्रमागत धनात्मक संख्या हम लोग निकाल चुके हैं, क्या है 13 और 14। इन 13 और 14 के वर्गों का योग जो है ना वो कितना आएगा 365। चेक कर लेते हैं, 13 का वर्ग कर लें और 14 का वर्ग कर लें, तो क्या इन दोनों के वर्गों का योग 365 आएगा, देखते हैं। तो इसका वर्ग जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 169, इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 196। हम दोनों का योग करते हैं, 9 6 कितना हो जाएगा 15 के 5 हासिल 1, 9 और 6 कितना 15 और 1 हासिल 1 16 के 6 हासिल 1 और 1 2 और 1 हासिल 3 365। यानी कि ये हमारा शर्त जो है सही है, यानी कि हमारे शर्त पे ये खरा उतर रहा है, तो इस वजह से ये जो है हमारा आंसर भी सही है। तो यहाँ पे हम जांच भी कर चुके हैं, दो संख्या हमने 13 और 14 क्रम दो ऐसे क्रमागत क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं जिनके वर्गों का योग कितना आ रहा है 365। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। बाकी का प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 दो प्रश्न और हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। इस तरह से ये प्रश्नावली जो हम लोग कंप्लीट कर। तो प्रश्न नंबर 5 हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 के लिए देखेंगे क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 5। तो इसमें लिखा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। आप देख पा रहे हैं इसमें समकोण त्रिभुज पे आधारित ये प्रश्न है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये देखिए एक हम क्या बना दिए समकोण त्रिभुज बना दिए। एक समकोण त्रिभुज हम मान लेंगे A B C, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B क्या है समकोण है।
तो प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कौन है? AB। कह रहा है आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है? कम है, यानी कि ऊंचाई जो है आधार ये है ना, इससे क्या है 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमें आधार तो पता ही नहीं है, तब कैसे इसको कम करें? तो नहीं पता है तो इसी को हम लोग मान लेंगे कि ये x सेंटीमीटर का है। कौन? आधार। तो आधार x सेंटीमीटर का होगा, तो अब x से 7 कम कर देंगे तो ऊंचाई निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पे ऊंचाई जो हो जाएगा आपका x माइनस क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऊंचाई जो है x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से बात समझ पा रहे होंगे। आगे लिखा है यदि कर्ण कितना हो? 13 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अन्य इन्हीं दो भुजाओं को हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो है ये सवाल हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज पे आधारित है और पाइथागोरस है। हमें बस यानी कि ये दो भुजाओं को जो है मान्यता में लेना है और सवाल हमारा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हल में हम लोग लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है। माना समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो बराबर है किसके? x सेंटीमीटर के बराबर है। तब जैसे ही आधार मानेंगे तो उसका ऊंचाई निकल कर आ जाएगा। तब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई तब हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी? इससे 7 कम है तो हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं समकोण त्रिभुज की ऊंचाई भी निकल गई और आधार भी निकल गया और कर्ण उसका दिया है। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय पता है? पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपको पता है? छोटे क्लास में भी आप पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय ये है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी कि लंब का मतलब हो गया ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज का जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग का क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पे कर्ण कितना है? 13। तो हम लोग क्या कर लेंगे? 13 का वर्ग कर लेंगे बराबर लंब कितना है? x माइनस 7, इसका हम लोग वर्ग कर लेंगे धन आधार कितना है? x, तो x का वर्ग कर देंगे। तो इस तरह से इसको हम लोग व्यापक रूप में लाएंगे। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है उसके रूप में लाएंगे और उसके बाद से हल करके x का मान निकालेंगे। तो जैसे ही x का मान निकलेगा तो दो भुजाएं जो है हमें ज्ञात हो जाएंगी। यही प्रोसेस आपको करना है। तो यहाँ पे 13 का वर्ग कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा बराबर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस 2ab यानी कि 7 दूना 14x हो जाएगा और धन आपका x स्क्वायर पहले से है। तो यहाँ पे 169 बराबर x स्क्वायर और ये जो है x स्क्वायर 2 बार है तो यहाँ पे जुड़ के ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर और माइनस 14x और धन 49, जैसे वैसे लिख लेंगे। सबको पक्षांतर कर कर इधर लेकर आएंगे। तो जब सबको पक्षांतर इधर करेंगे तो ये आएगा तो हो जाएगा आपका माइनस 2x स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा धन 14x और यहाँ पे माइनस 49 हो जाएगा और धन यहाँ पे 169 पहले से है तो बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो माइनस है तो सबका चिन्ह बदलेगा तो पहले अभी नहीं, माइनस 2x स्क्वायर भी रहने दीजिए, धन 14x को भी रहने दीजिए और यहाँ पे धन, इसमें थोड़ा सा देखते हैं ये हो जाएगा, घटाएंगे अधिक का चिन्ह लगाकर अधिक में से कम को घटा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और हो जाएगा 120 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा? 0। 2 माइनस 2 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो माइनस 2 से इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा ये x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 7x और माइनस ये हो जाएगा आपका 60 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे जो है ये व्यापक रूप में कन्वर्ट हो चुका है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने क्या किया? माइनस 2 से भाग दिया तो माइनस 2 से भाग दिया, माइनस 2 से माइनस 2 कट गया, प्लस माइनस का भाग माइनस 2 से भाग देंगे 7 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे यहाँ पे माइनस और 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। चलिए अब इसको गुणा करने पे 60 लाना है और घटाने पे कितना लाना है आपको? 7 लाना है। तो कैसे सेट करेंगे? x स्क्वायर माइनस हम लिखेंगे 12 माइनस 5, तो यानी कि 12 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 और 12 बचे कितना हो जाएगा? 60। तो इस प्रकार हमारा सेट हो चुका है और यहाँ पे 60 बराबर क्या हो जाएगा? 0। x स्क्वायर माइनस कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12x और माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 5x और माइनस कितना हो जाएगा? 60 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x और x माइनस ये 12 हो जाएगा और अगले कोष्टक में हम लोग कॉमन देख रहे हैं 5 है तो 5 से 5 ले लेंगे कॉमन
तो 5 यक्स माइनस ये हो जाएगा, भाग देंगे 12 बार में जाएगा तो बराबर हो जाएगा 0। तो x माइनस 12 अगले पुस्तक में हो जाएगा यक्स धन 5 बराबर 0। तो इस तरह से यहाँ पे x का मान निकल कर आएगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एक बार जो है यक्स माइनस 12 बराबर 0 लेंगे, फिर या x धन 5 बराबर, सारा का सारा प्रोसेस वही चल रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका यक्स का मान जो आएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 12 और x बराबर यहाँ पे हो जाएगा -5। तो यक्स का मान जो है यहाँ पे एक 12 आ रहा है और एक क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो माइनस में तो भुजा होगी नहीं, भुजा जो होगी वो क्या होगी, धनात्मक होगी। तो धनात्मक मान को ही लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार यक्स सेंटीमीटर माने थे तो यक्स का मान 12 है तो हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। फिर हो जाएगा समकोण त्रिभुज का नहीं लिखें, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई हम कितना माने थे, आप देख पा रहे हैं समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या है x माइनस 7। तो x का मान है 12 माइनस 7 सेंटीमीटर। तो 12 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आप देख पा रहे हैं हम लोग दो चीज़ ज्ञात कर चुके, दोनों भुजाएं आधार और ऊंचाई हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसको पूरा आप जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिगर जो है आप पे डिपेंड करता है, समझा आप, क्योंकि फिगर जब बनाया जाता है तो आपको आसानी से समझाने के लिए आप चाहें तो फिगर बना भी सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो, नहीं बनाना चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न नंबर 6 पे आएंगे। इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न नंबर 6 आपके बोर्ड पे दिख रहा है। इस प्रश्न को नोट कर दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे प्रश्न नंबर 6, यानी कि प्रश्नावली 4.2 का ये प्रश्न नंबर 6 आखिरी प्रश्न है। इसके बाद से बस इस पार्ट का एक प्रश्नावली बचेगा 4.3, उसको भी हम लोग जल्दी ही कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं इस प्रश्न की चर्चा करें। तो इस प्रश्न में लिखा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो यहाँ पे एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तनों का क्या करता है, निर्माण करता है। फिर कह रहा है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से क्या है 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना है 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न का जो है टोटल यानी कि कहानी जो है समझ पा रहे होंगे आप, कि कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग है, यानी कि कोई उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तनों का क्या करता है, निर्माण करता है। तो कुछ बर्तनों का निर्माण करता है और यहाँ पे पूछा गया आपसे लास्ट में कि तो निर्मित बर्तनों की संख्या, यानी कि जितना बर्तन निर्मित होता है ना, वो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो निर्मित बर्तनों की संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों संख्या बराबर x। तो हमने ये मान्यता ले लिया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो हमने मान लिया कितना बर्तनों का निर्माण करता है, तो वहां पे निर्मित बर्तनों की संख्या हमने क्या मान लिया, x। और आगे देखेंगे, कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में, यानी कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है रुपयों में, वो क्या है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से क्या है 3 अधिक थी। उस दिन यानी कि बर्तनों की संख्या यानी कि जितना थी उसमें उसके 2 गुने से क्या है 3 अधिक है। तो उस दिन बर्तनों की संख्या का निर्माण कितना है, x है। तो यानी कि x के 2 गुने से क्या है 3 अधिक है लागत उसकी। तो यहाँ पे लिखेंगे तब प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की बराबर। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत आप देख रहे हैं, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यहाँ पे उसका शर्त जो दिया उस शर्त को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने। तो उस दिन कितना बर्तन निर्माण किया गया, x। तो x का 2 गुना, यानी कि x का 2 गुना हो गया। तो संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी, तो यानी कि संख्या के 2 गुने से क्या है 3 अधिक है। तो ये है निर्माण लागत। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, यानी कि उस दिन की जो कुल निर्माण लागत है वो क्या है 90 रुपया थी। तो कुल निर्माण लागत यानी कि जैसे कि हम आपसे ये कहें कि कुछ बर्तन हैं,
यानी कि एक दिन में 5 बर्तन निर्माण किए गए। एक फैक्ट्री में एक दिन में कितने बर्तन निर्माण किए गए? 5। और एक बर्तन का निर्माण लागत कितना है? 8 रुपया। तो कुल निर्माण लागत कितना होगा? आप इन दोनों का गुणा करेंगे और गुणा करके बताएंगे सर 40 है। अब समझ पा रहे हैं कि एक बर्तन को बनाने में 8 रुपया लगा, तो एक बर्तन को बनाने में उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रत्येक नग की निर्माण लागत। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना है? 8 रुपया है। ऐसा मैं मान रहा हूं, आप बात को समझे कि प्रत्येक नग का जो निर्माण लागत, यानी प्रत्येक नग का मतलब हुआ एक बर्तन बनाने का जो लागत है वो कितना है? 8 रुपया है। और एक दिन में कितने बर्तन बनाए गए हैं? 5 बर्तन बनाए गए हैं। तो कुल लागत कितना आएगा आपका? तो कुल लागत आप देख पा रहे हैं, दोनों का गुणनफल कर देंगे तो आ जाएगा 40। तो इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम लोग अपना समीकरण को बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या गुणे प्रत्येक नग की निर्माण लागत से गुणा कर देंगे। तो यक्स गुणे 2x धन 3, इन दोनों का गुणनफल जो होगा वो किसके बराबर होगा? 90 के बराबर होगा, क्योंकि कुल लागत हमारा कितना है? 90 रुपया। प्रश्न में बताया जा रहा है रुपया 90 थी, तो यानी कि एक दिन में इतने बर्तन बनाए गए। कितने बर्तन बनाए गए? यक्स बनाए गए, और एक बर्तन बनाने में इतना रुपया खर्च होता है। तो इस तरह से इन दोनों का गुणनफल जो है 90 है। इन दोनों का गुणनफल करके हम लोग क्या बना लेंगे? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बनाएंगे, और उसके बाद से द्विघात समीकरण को हल करेंगे, तब जाकर हमारा जो है निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग का निर्माण लागत निकल कर आएगा। तो चलिए इसको गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x के घात 2, और x का गुणा इसमें जो होगा तो x का गुणा 3 में होगा तो हो जाएगा 3x और बराबर 90। तो 90 को इधर लेकर आएंगे तो -90 बराबर हो जाएगा 0। तो देख पा रहे हैं हमारा द्विघात समीकरण आसानी से जो है व्यापक रूप में बन चुका है। अब इसको हमें क्या करना है? गुणा करने पे जो है 2 का गुणा 90 में कर देंगे तो हो जाएगा 180। तो गुणा करने पर हमें लाना है 180, और घटाने पे क्या लाना है? 3। तो 180 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो ही तो पता चलेगा। तो चलिए करते ही हो जाएगा 90, फिर 2 से करेंगे 45, फिर 3 से कर देंगे 15, फिर 3 से कर देंगे 5, फिर 5 से कर देंगे 1। तो इसका भाज्य गुणनखंड हो चुका है। तो घटाने पर हमें क्या लाना है? 3। तो चलिए ठीक है, इन दोनों का करते हैं। तो 3 पचे 15, इन तीनों का करते 2 दूना 4, 4 3 12। तो 12 में से 12 को 15 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, सही है, हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x² धन, कैसे सेट करेंगे? 15 माइनस 3, x माइनस 90 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 2x के घात 2 धन गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 15x माइनस 3x माइनस 90 बराबर हो जाएगा 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है तो हो जाएगा 2x धन 15, और यहाँ पे -3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 कॉमन लेंगे, हम गलती कर दिए क्या? हाँ गलती कर दिए, 15 माइनस 12 होगा ना, 15 माइनस 12। तो यहाँ पे आपका आएगा 12, और यह भी जो है इन दोनों में कॉमन क्या बनेगा? कॉमन बन जाएगा आपका 6 कॉमन बन जाएगा 6। तो 6 से भाग देंगे कितने बार में? 2 बार में। यक्स हो जाएगा, माइनस माइनस का भाग प्लस हो जाएगा, 6 एकम 6, और बच जाएगा कितना हो जाएगा? 30, 6 पचे 30, 15 हो जाएगा बराबर 0। तो एक क्वेश्चन में हो जाएगा 2x धन 15, और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा x माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक बार इसके बराबर 0 है, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x धन 15 बराबर 0, या x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे x का जो मान आएगा वो -15/2 हो जाएगा। यहाँ पे जो x का मान आएगा वो हो जाएगा 6। तो बर्तनों की संख्या जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती और भिन्न में नहीं हो सकती, पूर्ण संख्या होगी ना। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या क्या लेंगे? 6 लेंगे। तो x का मान क्या लिया जाएगा? 6। तो बर्तनों की संख्या क्या है? 6 है, 6 है। बर्तनों की संख्या क्या हो गई? 6 हो गई। अभी इसका जो है सत्यता की हम लोग जांच भी कर सकते हैं, सत्यता की जांच के लिए भी देखेंगे हम लोग। तो चलिए, तो इस तरह से x का मान हम क्या ले रहे हैं? 6 ले रहे हैं। तो x का मान 6 ले रहे हैं, तो माना निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी हो गई? 6। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर 6 हो गया। निर्मित बर्तन कितने? 6 हैं। तो प्रत्येक नग की लागत कितनी होगी? यह भी निकाल लेंगे। प्रत्येक नग की लागत, तो आपको पता है प्रत्येक नग की लागत कितनी है? यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x धन 3, यही है ना प्रत्येक नग की लागत। 2 गुणे 6 धन 3, तो कितना हो जाएगा ये? 6 दूना 12, 3, तो हो जाएगा आपका 15। तो 12 3 कितना हो जाएगा? 15। तो प्रत्येक नग की लागत कितनी है? 15 रुपया। और निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है? 6 है, 6। तो आप चेक कर सकते हैं, प्रश्न में ये बोला है कि कुल लागत कितना है? 90 रुपया है। तो आप देख रहे हैं एक दिन में बर्तन कितना बना? 6 बना।
और एक बर्तन बनाने में कितना पैसा खर्च हो रहा है, प्रत्येक नग की लागत यानी कितनी है 15, तो एक बर्तन बनाने में 15 रुपया, तो कुल कितने पैसे लगेंगे, तो 6 का गुणा 15 में होगा तो 15 छके क्या हो जाएगा 90। तो आपका प्रश्न में दिया था ना यहाँ पे, यानी कि कुल निर्माण लागत यानी कितना है 90 रुपीज़ है, तो 90 रुपीज़ हमारा आंसर आ रहा है। तो इस तरह से सत्यता की जाँच भी हो चुकी है और ये प्रश्नावली आपका कंप्लीट होता है। तो अगली प्रश्नावली जो बच रहा है आपका इस अध्याय का द्विघात समीकरण का, वो प्रश्नावली क्या है 4.3, और 4.3 को अगर हम लोग कर लेते हैं तो ये पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे जो है सिलेबस जो है जल्दी खत्म करेंगे और उसके बाद से आप लोगों का जो है अनसॉल्व और क्वेश्चन बैंक को सॉल्व किया जाएगा।